नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका मधु काकरिया है। यह मधु काकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। तो आइए पढ़ते हैं लेखिका मधु काकरिया का संक्षिप्त परिचय। मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, गुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता भी मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अब संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। शुरू करते हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ का संक्षिप्त परिचय। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। महिला यायावारी यानी निरंतर घूमते रहने वाले की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, गुम्मकड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। पाठ शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो तथा सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता यानी इंद्रियों से परे में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। लेखिका बताती है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक शहर सिक्किम राज्य की राजधानी है। इसकी सुंदरता सुबह, शाम व रात को देखते ही बनती है। यहाँ रात्रि के समय आसपास ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा, अर्थहीन, प्राण रहित लग रहा था।
उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। उसे गंतोक शहर इतना सुंदर लग रहा था कि इस सुंदरता में वह पूरी तरह खो गई थी। लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा है, क्योंकि यहाँ के लोग परिश्रमी हैं और पर्वतीय क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों और विषमताओं में भी बादशाहों की तरह शांति से चिंता रहित होकर मस्त जीवन जीते हैं। उनके चेहरे पर कहीं से दीनता या हीनता नहीं झलकती है। वे श्रम पूर्वक पहाड़ की आपदाओं को झेलते हुए हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसिलो। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। लेखिका अपना जो ड्राइवर था वह ड्राइवर कम लेखिका का गाइड भी था, जितेन नार्गे। वह लेखिका उससे पूछती है कि क्या आगे बर्फ मिलेगी। तब जितेन नार्गे लेखिका को बताता है, चलिए तो। जगह जगह गदराई, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीली पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। कई बार तो किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका बताती है कि वहाँ पर सफ़ेद पताकाएं किसी बुद्ध की मृत्यु हो जाने पर फहरा दी जाती थी और किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी और इन्हें कभी भी उतारा नहीं जाता था। ये अपने आप नष्ट हो जाती थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बेसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल कवि लॉन्ग स्टॉक के रूप में प्रसिद्ध है।
उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा। मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। इस कथन के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि सिक्किम के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनकी धार्मिक मान्यता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है और ये कभी उतारी नहीं जाती, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार नए काम के लिए रंगीन पताकाएं फहराना शुभ माना जाता है। लेखिका ने जब कुटिया में घूमते हुए चक्र को देखा तो बताया कि यह मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह देखकर लेखिका कहने लगी कि भले ही देश में विज्ञान के प्रसार से काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन आज भी सारे देश के लोगों में अंधविश्वास, पाप पुण्य संबंधी जो विचारधारा है वह एक जैसी ही बनी हुई है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियां भी ताश के पत्तों के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका बताती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, हिमालय का रूप जो है वो पल पल परिवर्तित होता जा रहा था और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे थे, शिद्दत से, तीव्रता से। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा से निकलकर बीच में हिचकोले खाते निकल रहे थे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी यानी दर्शक झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी मुंह निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही यह हमारे साथ थी तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नटपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे,
सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा के बीच पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भीतर ही भीतर इतनी डूब गई कि उनका मन काव्यमय हो उठा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों की से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी बुराइयां और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं, पर इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी से मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका बताती है कि गंतोक से यूमथांग तक की यात्रा में उन्होंने प्रकृति के नए नए स्वरूपों से साक्षात्कार किया था। वह प्रकृति के नए नए रहस्यों और संदेशों से परिचित हो रही थी। जीवन के बारे में उनके अनुभव और ज्ञान परिपक्व हो रहे थे। अतः उन्हें यही लगा कि प्रकृति उन्हें नई नई जानकारियां देकर और अधिक समझदार और अनुभवी बनाना चाह रही है। वह कहती है कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करती जा रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी हटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं पर लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रुंडेड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरेवती यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहती है कि यूमथांग की यात्रा में प्रकृति की नई नई छवियां चलचित्र के समान एक करके लेखिका के सामने आती जा रही थी। प्रकृति के उस महाप्रांगण में सब कुछ गतिशील था। निरंतर बहते झरने,
अविरल बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, आकाश में मंडराते बादल, मंद मंद वायु में हिलोरे लेते फूल। प्रकृति का हर अंग एक लय में, एक प्रवाह में गतिवान था। चारों ओर चलते रहो, गतिशील रहो की अव्यक्त सी ध्वनि गूंज रही थी। प्रकृति के इस गतिमान सौंदर्य ने लेखिका को आनंद विभोर कर दिया था। उसे केवल शारीरिक और मानसिक आनंद ही नहीं, अपितु एक दिव्य आत्मानंद की अनुभूति हो रही थी। यही कारण था कि लेखिका ने प्रकृति के चलायमान सौंदर्य को ही जीवन का वास्तविक आनंद माना है। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में थोड़ी ही दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यंगना के नुपुर यानी घुंघरू अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आठे से कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, विषमता और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना, साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? इसमें चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हो, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों का रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार में छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी लेखिका को बताते हैं कि पहाड़ों पर कार्य करने वाली औरतों का कार्य बड़ा ही दुस्साध्य है। जरा सी चूक होते ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड इदिच रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे ठाठे यानी छाले, गांठे या निशान एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक जगह हर जगह एक जैसी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया है। हिमालय के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पत्थरों को तोड़ती महिलाओं को देखकर लेखिका को बड़ा आघात लगा। पीठ पर डोको, बड़ी टोकरी में शिशु को बांधे ये स्त्रियां माता और श्रमिक की भूमिकाएं साथ साथ निभा रही थी। लेखिका को उस समय पलामू और गुमला के जंगलों में पत्थर इकट्ठे करने वाली आदिवासी महिलाओं का स्मरण हो आया। दोनों ही क्षेत्रों की इन नारियों की कहानी एक जैसी है। दोनों ही दृश्य भारतीय समाज में आम आदमी की दुर्दशा बयां कर रहे थे। एक तरफ समाज का संपन्न और समर्थ वर्ग था, जिसने सारी मलाई अर्थात आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा था, और दूसरी तरफ
भारत के वे आम आदमी थे जिनके भाग्य में आंसू बहाना, अभाव, यातना और ठगे जाना आदि लिख दिया गया था। तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये मेरे देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने ही लगे थे कि मैंने देखा वे श्रमशुंदियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला पड़ कर हंस पड़ी है कि जीवन लहरा उठा हो और वह सारा खंडहर ताजमहल हो गया हो। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि कितना कम लेकर ये समाज को लौटा देती है, कि देश की प्रगति में आम जनता की भूमिका को रेखांकित करती हुई कहती है कि देश की आम जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी आदि के रूप में देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। किसान खेती करके देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मजदूर कारखानों में काम करके उत्पादन बढ़ाते हैं, निर्माण कार्य करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग दुर्गम स्थानों पर सड़कों का निर्माण कर पर्यटन उद्योग के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। लेकिन इसके बदले में इन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। लेकिन इनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। तभी तो यह बात सत्य है कि ये बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक देते हैं। इस प्रकार इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने बताया कि लेखिका उसके साथी सैलानियों के मानसिक धरातल में मूल अंतर था। जहाँ दूसरे सैलानी हिमालय के बाहरी या भौतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर रह जाते हैं, वहीं लेखिका उस विराट और अनंत सौंदर्य के भीतर निहित संदेश को भी सुनती है। लेखिका एक सामान्य पर्यटक मात्र नहीं है, अपितु वह एक अति संवेदनशील साहित्यकार भी है। किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर अन्य सैलानी गाने, नाचने तथा फोटो खींचने तक सीमित रहते हैं, लेकिन लेखिका उसमें डूबकर भावमग्न हो जाती है। धन्यवाद।